चलिए, आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स, जो उसके मेन प्रिंसिपल होते हैं, और आइडियल और रियल गैस में डिफरेंस क्या है, साथ में ही प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन किया था। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमको पता है कि जो प्रेशर था, प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए जो बेटा प्रेशर था वो P इक्वल 1/3 mn v स्क्वायर RMS अपॉन में v। हम लोगों ने प्रूव किया था कि P इक्वल 1/3 mn v स्क्वायर RMS अपॉन v। आपको पता है मैंने आपको v स्क्वायर RMS की वैल्यू भी बताई थी बच्चा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन में n। स्क्वायर हटाना तो अंडर रूट लगा देना। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो। क्या बच्चा, थोड़ा सोचो कि मैं मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाता है मोलर मास। फॉर्मूले के हिसाब से मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है वो उसका मोलर मास। मतलब बेटा हम mn को कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करिए तो P इक्वल 1/3 m अपान v और v स्क्वायर RMS। क्या बेटा, मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी। तो बेटा P इक्वल 1/3 रो v स्क्वायर RMS, v स्क्वायर। अच्छा ठीक, यहां से अगर आप चाहो रो की वैल्यू निकालना तो रो की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। रो इक्वल, ये 3 ऊपर गया तो 3p अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर RMS। ठीक, तो जैसे बुक्स में होता है ना कि v की वैल्यू निकालते हैं तो आप भी v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो v स्क्वायर RMS इक्वल बन जाएगा बेटा 3p अपान रो, 3p अपान रो। तो बेटा v RMS इक्वल प्रूव हो गया अंडर रूट 3p अपान रो। अब जरा ध्यान से बात को समझना, यहां से यही कॉन्सेप्ट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का होता है। ग्राहम लॉ बताते हैं कि अगर दो गैसेस का प्रेशर सेम रखो, दो गैसेस का प्रेशर सेम रखो तो वो स्पीड का एक नया फॉर्मूला बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कोई भी गैस कैसे डिफ्यूज हुई इसके बारे में बताते हैं। तो करते क्या है कि कहते हैं प्रेशर को सेम रहो, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेम रखो। अगर बेटा प्रेशर को सेम रखोगे तो जो V RMS है वो प्रोपोर्शनल अंडर रूट में 1/रो। अगर इसको हम सेम रखेंगे तो अगर आप दो गैस का कंपैरिजन कराओगे तो कंपैरिजन कराने से हम V1 RMS अपान V2 RMS, V1 RMS अपान V2 RMS, ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, V RMS प्रोपोर्शनल 1/रो। अगर हम सिर्फ डेंसिटी से निकालना चाहे तो V RMS प्रोपोर्शनल 1/रो। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अंडर रूट में अपॉन में है तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, रो2 अपान रो1। यही फॉर्मूला ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का है। बुक्स लिखती है V1 अपान V2, आप V1 अपान V2 लिख दीजिए। आपको V1 RMS लिखना है तो V1 RMS लिख दीजिए आप। तो V1 अपान V2 इक्वल रो2 अपान रो1। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहने का मतलब ये था कि जिस भी गैस की डेंसिटी ज्यादा है, बात नहीं, जिस भी गैस की डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब है उस गैस में RMS स्पीड कम होगी। RMS स्पीड, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो गैस जितनी ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा डेंस का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स पास होंगे। मॉलिक्यूल्स पास होंगे इसका मतलब है फ्री पाथ छोटा होगा, फ्री पाथ छोटा होगा। तो जो पार्टिकल रैंडमली भागेगा उसका गैप तो कम मिलेगा ना उसको। तो गैप जब कम मिलेगा तो मीन फ्री पाथ छोटा होगा।
मीन फ्री पाथ छोटा होगा, तो वो गैस जो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो वो पूरे क्रिस्टल में, पूरे कंटेनर में फ्री होकर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर वही डेंसिटी छोटी होती, कम होती, तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल दूर दूर है, ज्यादा फैल रहे हैं। अच्छा, ज्यादा फैलेंगे तो स्पीड भी उनकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं कि जो हमारी गैस की आरएमएस स्पीड होती है वो इनवर्सली ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ होती है। जो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस होती है वो इनवर्सली होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर गैस की डेंसिटी बढ़ेगी तो आरएमएस स्पीड छोटी हो जाती है। हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कंटेनर में 3 तरीके की स्पीड होती है। पहली जो आप पढ़ रहे हैं आरएमएस स्पीड, दूसरी एवरेज स्पीड, और तीसरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब एक ही कंटेनर में एक मॉलिक्यूल्स के रैंडमली मोशन करने के 3 स्पीड के चांसेस रहते हैं। अब 3 स्पीड के चांसेस की बात समझना कैसे। पहला तो आपने सुना VRMS, क्या बेटा, VRMS इक्वल होता है 1.73 RT अपॉन M की होल पावर 1/2। ये उसका फॉर्मूला होता है VRMS का। फिर बेटा आया V एवरेज 1.61 RT अपॉन M की होल पावर 1/2। ये एवरेज स्पीड हो गई। एक आई और मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी कितनी प्रायिकता हो सकती है, बाई चांस हो सकता है कि वो इतनी स्पीड से ना चले, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने लगे, तो हो सकता है बेटा 1.41 RT अपॉन M की होल पावर 1/2। मैंने आपको ये फॉर्मूला इसलिए बताया, इसको RT अपॉन M सब में कॉमन है। चाहो तो मैं अंडर रूट वाला बता सकता हूं 8 KT बाई पाई M 3 पाई M, उससे डाउट हो जाएगा। इसमें क्या RT अपॉन M की होल पावर 1/2 तीनों में है, सिर्फ ये डिजिट याद रखनी है। तो VRMS कितना है 1.73 RT अपॉन M की होल पावर 1/2, V एवरेज 1.61 RT अपॉन M की होल पावर 1/2, और V मोस्ट प्रोबेबल मतलब प्रायिकता, हो सकता है इसकी प्रायिकता इतनी हो सकती है, मैक्सिमम चांसेस 1.41 RT अपॉन M की होल पावर 1/2। जब तीनों का कंपैरिजन करो शायद आपको दिख रहा होगा कि VRMS ग्रेटर है, VRMS बड़ा है किससे, V एवरेज से, और V एवरेज बड़ा है। भैया ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूछता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज द ऑर्डर ऑफ आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तीनों का स्पीड का आप ऑर्डर बताइए। तो तीनों की स्पीड का ऑर्डर ये होता है, आरएमएस स्पीड बड़ी होती है किससे, एवरेज से, और एवरेज बड़ी होती है किससे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। इतनी बात ठीक है। तो हमने यहां पर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला पढ़ा। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहते हैं बेटा, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब जो गैस जितनी हाईली डेंस होगी उसकी आरएमएस स्पीड उतनी ही छोटी होगी। अब जैसे इस बात को कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मडी प्लेस है, दलदल वाला स्थान है, तो वहां पे डेंसिटी बेटा सबसे ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, वो ज्यादा अंदर, जो क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे इस बात को ऐसे समझो, हमारे पास सॉलिड का फॉर्म, जो मडी प्लेस हमारा सॉलिड का फॉर्म है। मडी प्लेस में क्या होता है कि कोई चीज जाती है तो नीचे की तरफ चली जाती, क्यों, क्योंकि हाईली डेंस होता है। जब हाईली डेंस होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। ये देखो कहीं फॉर्मूला लिखा होगा, यहां देख लीजिए P इक्वल ये लिखा है, जो जितना हाईली डेंस उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा। तो प्रेशर ज्यादा है तो नीचे की तरफ वो चीजों को खींचता है। तो इसका मतलब वाटर में आ जाओ, अल्कोहल में आ जाओ, एयर में आ जाओ, तो एयर के मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हैं। तो बताओ आरएमएस स्पीड एयर की कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स ज्यादा भाग सकता है,
ज्यादा मोशन कर सकता है। तो जो जितना भी प्लेस हाईली डेंस होगा वहां पर आरएमएस स्पीड उतनी ही छोटी होगी। इतनी बात ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ये बना, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से इट हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, आरएमएस स्पीड, सेकंड एवरेज स्पीड, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीनों के फॉर्मूला वी आरएमएस 1.73 RT अपॉन एम की होल पावर 1/2, वी एवरेज 1.61 RT अपॉन एम की होल पावर 1/2 और मोस्ट प्रोबेबल 1.41 RT अपॉन एम की होल पावर 1/2। ठीक है, इतनी बात ऑर्डर सेट कर लोगे। वी आरएमएस बड़ा है किससे बेटा? वी एवरेज से, और वी एवरेज किससे बड़ा है? वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात याद रहेगी इतनी? इतनी बात याद रहेगी, पहले इतना नोट कर लें आप। देखिए एग्जांपल कह रहा है एवरेज आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा है बेटा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, क्या निकालना है? आरएमएस, एवरेज और दीपांशु मोस्ट प्रोबेबल। दोबारा बोलना नहीं, बेइज्जती वो जबरदस्त करेंगे। वी आरएमएस, वी एवरेज और वी एमपी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक बेटा, अब सुनिए क्या क्या है। तीनों बात समझ गए, 3 चीज चाहिए हमको। अब पूरे नाम तो सबको पता है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज उसको कहते हैं और उसको रूट मींस स्क्वायर कहते हैं। बेटा कह रहा है कि नाइट्रोजन का मोलर मास दे रहा है 14 ग्राम पर मोल। आपको मोलर मास वैसे भी ना देता तो N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कह रहा है तो 7N14 होता है, 7N14। अगर नाइट्रोजन गैस कहता तो हो जाता 28 ग्राम, N2 लिखते हैं। और मॉलिक्यूल कह रहा है तो नाइट्रोजन तो 14 ग्राम, इतना उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक, तो कितना बेटा कैसे लिखें? मोलर मास का M 14 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल के लिए 14 ग्राम है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा कुछ दिया है? ठीक, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस 27 प्लस 273 गिव्स आउट 300 केल्विन। ठीक है, इतनी बात। अब बेटा एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। ग्राम बेटा, और ये सारे फॉर्मूले आपको सब एमकेएस में ज्यादातर नजर आएंगे। पहले मैं एक को स्टार्ट करता हूं, वी आरएमएस को, फर्स्ट पोर्शन। वी आरएमएस फॉर्मूला 1.73 RT अपॉन एम की होल पावर 1/, बेटा 1.73 बच्चों आर को कहते हैं 8.31, आर को 8.31 यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर बेटा 300, बेटा मोलर मास 14 ग्राम, ग्राम में नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर ग्राम नहीं है, ये सब एसआई सिस्टम है। जूल, जूल पर मोल, केल्विन एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि इस ग्राम को क्या बनाना पड़ेगा? केजी बनाना पड़ेगा। तो 14 इंटू 10 की पावर -3। बोलो ठीक है। 1/2, 1/2 को आप जानते हो क्या कहते हैं? अंडर रूट। तो बेटा 1.73 इंटू, अब देखो थोड़ा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई सोल्यूशन में आपको सॉल्व करना है। तो 3 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -3 ऊपर गया, +3, +3 को बेटा एक इससे मिला दो, एक से, तो 4 बन गया, 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 को बाहर लाओ, 10 की पावर 2। ठीक है, यहां बचा 30, यहां 8.3 है, तो 8.3 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 8.3 को 30 से करो तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24 और पॉइंट 249 अंडर रूट में है 249 और अपॉन में है बेटा 14, अपॉन में है 14। अब इसको आपको काटना है तो कैसे? अगर इसको मैं अप्रॉक्स काट भी दूं तो 14 1 जा 14, 10 बचा, 10 का मीन्स हो गया 1 से 9, मान लो 14 1 जा 14, कितना बचा बेटा? 10, 109 हो गया। तो 109 कितने टाइम्स आएगा? 14 7 या 98, और 14 7 या 98 और 8 टाइम्स कर दोगे 112 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं 8 टाइम्स ले लेता हूं, 112 है तो 109, थोड़ा सा ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, तो 1.73 इंटू 10 की पावर 2 करो बच्चा, तो पॉइंट हटा दूं,
अगर 100 करोगे तो 173 बन जाएगा ना, ठीक। और अंडर रूट 18 तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग लिख दीजिए, 4 पॉइंट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आप कर लीजिएगा कितना आ रहा है। ये हो गया आरएमएस। फिर सेकंड आओ बेटा, सेकंड कौन सा बेटा, एवरेज। फॉर्मूला 1.61 अंडर रूट RT अपॉन M। तो बेटा 1.61, अब देखो एक कॉमन चीज देखो जरा, सब में RT अपॉन M मिल रहा है, सभी में RT अपॉन M मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज दिमाग का करो कि RT अपॉन M अगर एक बार एक सॉल्व कर लो आप, तो तीनों में देखो लिखा है RT अपॉन M, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो थोड़ा बहुत काम बच जाएगा आपका, नहीं बार बार आपको पूरा न्यूमेरिकल वही लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन वैसे ही करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, ये 1.73 था, ये 10 की पावर 2 आया था, इसी से तो आया था, और अंडर रूट 18 आया था, तो वही लिख दो आप भी, काहे बार बार लिखे हम, इंटू 10 की पावर 2 इंटू अंडर रूट 18, तो 161 इंटू 4 पॉइंट, कर लोगे। अब आ जाओ थर्ड बेटा, मोस्ट प्रोबेबल, वही फॉर्मूला 1.4 अंडर रूट RT बाई M, तो 1.4 इंटू क्या बनेगा अंडर रूट RT बाई M, वही बेटा जो बना सभी में, 10 की पावर 2 इंटू 4 पॉइंट, 10 की पावर 2 इंटू 4.2, तो देख लो खुद ही दिख रहा है आपको कि VRMS बड़ा आएगा, 173 इंटू 4.2 है, V एवरेज छोटा आएगा, 161 इंटू 4.2 है, और मोस्ट प्रोबेबल में अगर इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहां लिखोगे 140 इंटू 4 पॉइंट, कर लेंगे। तो ये मिली RMS स्पीड, ये मिली एवरेज स्पीड, और यहां पर मिला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जरा इसको, हाँ ठीक, देखो अब आ रहा है RMS में, आ रहा है बच्चा, RMS में आ रहा है 730, 1.73 इंटू 422, हाँ ठीक है, और एवरेज में आ रहा है 675, बिल्कुल सही है, और मोस्ट प्रोबेबल आ रहा है 95, ठीक है, ओके, सोल्यूशन कर लो। देखो बेटा, आपने जो फॉर्मूला था ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को बना लिया, फिर से फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं। आपने प्रूव किया P इक्वल 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ठीक। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हमको एक बात पता है कि नहीं बेटा यहां भी कहां होगा, वो तो डेंसिटी आ गई ना, मास थोड़ी लिखा मैंने, डेंसिटी के टर्म में लिखा, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बदल दिया जाए। क्या काइनेटिक एनर्जी के टर्म बदल जाएगा? चलो बदलते हैं। अच्छा एक पहले और फॉर्मूले चाहे बना लिए जाए, VRMS अंडर रूट 3p अपॉन रो, ठीक है, चलिए ठीक है। P इक्वल क्या था, 1/3 mn V स्क्वायर RMS अपॉन बेटा V, यही फॉर्मूला था मेन। तो बताओ बेटा PV इक्वल 1/3 mn V स्क्वायर RMS। क्या बच्चों PV को RT कहते हैं, एक मोल के लिए PV इक्वल RT होता है, तो PV किसके इक्वल, RT, कितने मोल के लिए, एक मोल के लिए। कौन सी बेटा, आइडियल गैस, क्योंकि रियल गैस में ये होता ही नहीं, ये रियल का फॉर्मूला ही नहीं है, ये आइडियल के भी बात कर रहा है। तो 1 मोल के लिए PV RT के इक्वल, बेटा RT इक्वल 1/3 बच्चों मास ऑफ सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ मोल्स को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो V स्क्वायर RMS, ठीक बात बेटा, 3 ऊपर गया तो 3RT अपॉन M, 3RT अपॉन M इक्वल V स्क्वायर RMS, बोलो ठीक है। तो क्या बच्चों यहां से VRMS की वैल्यू आपको मिली, VRMS की वैल्यू मिली अंडर रूट 3RT अपॉन M, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VRMS इक्वल अंडर रूट 3RT अपॉन M। अब थोड़ा सा और ध्यान से लगाना, क्या बच्चा यहां पर एक नई बात पता चली, VRMS प्रोपोर्शनल अंडर रूट
ये तो कांस्टेंट है। तो अगर v का t से रिलेशन पूछे तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आरएमएस स्पीड भी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। आपको एक बात पता चली कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी। कैसे समझें इस बात को? वही कंटेनर में आप गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दो, थोड़ा रैंडमली कम भागेंगे। आप 100 डिग्री कर दो तो जितने भी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स होंगे उनके नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो भैया मीन फ्री पाथ की एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी। एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगी, इसका मतलब है कि उनकी स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे भाई 10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी कम मिलेगी तो कम भागेंगे। आप 100 डिग्री सेल्सियस दे दो, थर्मल एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो उनका मोशन भी और फास्ट होगा। तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। अगर दो का कंपैरिजन कहे तो क्या करोगे? V1 अपान V2 इक्वल अंडर रूट T1 अपान T2। जहां पर टेम्परेचर किस में रखना बच्चा? किसमें? एब्सोल्यूट में। किसमें रखोगे टेम्परेचर को? एब्सोल्यूट को। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी के होंगे आपके पास रिफ्रेशर में। V1 अपान V2 इक्वल अंडर रूट T1 अपान T2। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। मान लो मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो भैया इनका मोलर मास भी होता है। अगर मोलर मास आता है तो भैया ये फॉर्मूला लिखा है आपके पास। तो कहने का मतलब समझो यहां पर कि वी आर एम एस जो है बेटा, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट एम, ये तो मिला ना, प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट एम। अब मैं देखो इसको दोनों को कहां से कहां ऐड करूंगा, जरा समझना बात को। मतलब अगर मोलर मास बढ़ेगा तो आरएमएस स्पीड छोटी हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा समझना। हाइड्रोजन है, मोलर मास छोटा होगा। H2SO4 है, मोलर मास बड़ा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो फ्री थे, ज्यादा तेज भाग रहे थे क्योंकि लो डेंस था। जैसे H2SO4 आया, हाईली डेंस हो गया। हाईली डेंस होते मोलर मास बढ़ गया। मोलर मास बढ़ गया तो जो मॉलिक्यूल अब है वो उतनी स्पीड से मोशन नहीं कर सकते। अब इस बात को जरा समझना, अभी मैं समझाता हूं। और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, शायद मैंने आपको भी पढ़ाया है, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट रो। क्या पढ़ाया है? वी आर एम एस प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट। क्या दोनों का कंपैरिजन करके देखो तो वी आर एम एस सेम है क्या बच्चा? यहां से एक नई बात पता चल रही है, रो प्रोपोर्शनल एम। कह रहा देखो ये दोनों सेम है, सेम है। इस पक्ष को सेम करोगे, 1 1 न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। अंडर रूट एम इक्वल अंडर रूट रो, अंडर रूट कैंसिल तो रो इक्वल। अभी तो मैं समझा रहा था तुमको यही बात कि H2SO4 का मोलर मास बढ़ा, हाईली डेंस हो गया। अगर सिर्फ नाइट्रोजन थी तो सिंगल मॉलिक्यूल था, मोलर मास छोटा, लो डेंस, और जितना लो डेंस स्पीड ज्यादा। इतना लो डेंस स्पीड, यही तो हम पढ़ाते थे आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में। एयर सबसे कम डेंस है, एयर सबसे कम डेंस है, तो बताओ एयर में हम सबसे तेज भागते हैं ना। इतनी बात समझ में आती कि नहीं? स्मृति तुमको नहीं समझ में आ रही है? हाँ, बात कर लो पहले। तो अगर हम जो जितना ज्यादा हाईली डेंस करते जाएंगे उसमें गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड उतनी ही छोटी होती जाएगी। मेरी बात समझे कि नहीं? भी इस कमरे में एक व्यक्ति बैठा हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से वो किधर भी भाग सकता है, सब फ्री है, चारों तरफ सरफेस फ्री है। इस कमरे में 1000 लोग बैठे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्योंकि मीन फ्री पाथ नहीं है। मीन फ्री पाथ नहीं है तो भागने की जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो गई। यही बात तो ये कह रहा है कि जितने ज्यादा आप मोलर मास बढ़ाते रहोगे वो सब्सटेंस उतना हाईली डेंस हो जाएगा, और जितना हाईली डेंस होगा तो भागोगे कहां? आरएमएस स्पीड छोटी हो जाएगी। भी बात समझे कि नहीं? तो जो जितना लो डेंस है उसका मोलर मास भी छोटा है, तो वहां पर आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगी। बोलो बात समझे? इतनी बात समझे? ठीक, नोट करें। आपने प्रूव किया P इक्वल 1/3
रो वी स्क्वायर आर एम एस। ठीक, इसको मैं मान लो फर्स्ट मान लेता हूं अभी। ठीक बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अब देखो बुक्स में एक बात ध्यान रखना बेटा, बुक्स में इसको ई के लिखते हैं, ई के, और हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ज्यादातर के नाम से लिखते हैं। तो डाउट मत रखिएगा, अगर आपको ये सिंबल बनाना है तो ये बनाइए, ये आपको याद रहता हो तो इस तरीके से कर लीजिए। तो बेटा क्या होता है 1/2 mv²। ठीक, थोड़ा सोचो कि आरएमएस स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बदल जाएगी, वो तो k = ½ mv² होता है, इतना आरएमएस निकालना तब भी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम कहूं तो k = 1/2 mv² आरएमएस, और अपॉन में वॉल्यूम करना पड़ेगा, अपॉन में वॉल्यूम। क्या मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं? तो बच्चा बताओ k कितना मिला, 1/2 रो v² आरएमएस। बोलो बात ठीक है। क्या मिला बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक जगह और मिली थी, ये आपको मिला था बर्नौली थ्योरम में, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ½ रो v²। ½ रो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। अच्छा सोचो, इसको सेकंड मान लो बेटा, हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें। बेटा फर्स्ट में p लिखा है और अपॉन k लिखा है, ठीक है। p में कितना लिखा है 1/3 रो v² आरएमएस, अपॉन में आ जाओ बेटा k में लिखा है 1/2 रो v² आरएमएस। तो रो v² आरएमएस, रो v², बेटा 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो p/k इक्वल बेटा 2/3, 2 चला गया ऊपर। तो बेटा यहां बताओ क्या मिला, 3p इक्वल 2k। तो बताओ k इक्वल क्या मिला, 3/2p। k इक्वल कितना मिला बेटा, 3/2p। p इक्वल 1/3 रो v² आरएमएस, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड किया, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने दोनों को डिवाइड, p/k 1/3 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 2/3। तो p/k इक्वल 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3p इक्वल 2k, तो k इक्वल 3/2p। इसी को बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, ek इक्वल 3/2p। इतनी बात ठीक है, बोलो इतनी बात ठीक है। हमको रिलेशन मिला काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर के साथ, दोनों कैसे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों कैसे हैं। तो ये रिलेशन है बच्चा, ये रिलेशन है, ध्यान रखना किसके किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर के साथ। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 प्रेशर का होता है, प्रेशर का 3/2 होता है। तो कुल मिला ऐसा नहीं लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, देखो 1.5p लिखोगे ना इसको, 3/2 को 1.5, मतलब प्रेशर अगर 1 है तो काइनेटिक एनर्जी 1.5 है, और प्रेशर अगर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी 3 है। काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी 3/2 टाइम्स ग्रेटर है, किससे, प्रेशर से। इतनी बात ठीक है, इतनी बात कंफर्म है, नोट कर ले। अब देखिए आपने यहां से प्रूफ कर लिया, अगर प्रेशर के टर्म में चाहिए तो p इक्वल 2/3 ek लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, फिर उसी फॉर्मूले को मैं अगेन उठा रहा हूं, प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, उसी फॉर्मूले को फिर लेकर एक नया बनाते हैं। प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या बेटा, p इक्वल 1/3 mv² आरएमएस अपॉन बेटा pv इक्वल 1/3, बेटा mn को क्या कहते हो, मोलर मास, mn को क्या कहते हो, मोलर मास, v² आरएमएस। दिमाग लगाते रहना, क्या बच्चों में pv को 1 मोल के लिए RT कहता हूं, आइडियल गैस में pv को क्या कहते हैं, RT कहते हैं। तो RT इक्वल 1/3 mv² आरएमएस, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, कहीं लिखा है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल 1/2 mv² आरएमएस, ठीक है।
मैं अगर यहां से एम वी स्क्वायर आर एम एस को हटा दूं, सिर्फ एम वी स्क्वायर आर एम एस को, तो एम वी स्क्वायर आर एम एस को हटाओगे तो 2k लिखोगे, ये इधर जाएगा तो इंटू चला जाएगा ना, तो एम वी स्क्वायर आर एम एस को हटाओ तो यहां क्या लिखोगे 2k, क्या लिखोगे 2k। तो क्या बेटा एम वी स्क्वायर आर एम एस की जगह एम वी स्क्वायर आर एम एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2k। तो आर टी इक्वल 1/3 इंटू 2k। बेटा 3 ऊपर गया तो 3 आर टी, बेटा 2 अपॉन में आया इक्वल k, तो k इक्वल 3/2 आर टी, k इक्वल 3/2 आर टी। मैंने किसके लिए निकाला, किसके लिए निकाला 1 मोल के लिए। किसके लिए निकाला मैंने, ये कहानी है आपके 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस के लिए होता है 3/2 आर टी, 1 मोल गैस के लिए होता है 3/2 आर टी। अच्छा 1 मोल गैस का ना निकालकर हम 1 ग्राम गैस के लिए निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, तो क्या मैं आर को बदल सकता हूं, क्या मैं इस आर की जगह कुछ और लिख सकता हूं। 1 मोल गैस के लिए आपने जब निकाला तो 3/2 आर टी मिला, मैं आगे लिख दे रहा हूं 1, दिख रहा है बेटा यहां 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 3/2 आर टी। जितना हो सके बेहतर है याद कर लें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमने आपसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए निकाला कि मॉलिक्यूल्स की संख्या आ जाए, मोल्स ना हो, तो बच्चा होता है 3/2 आर बाई एन इंटू टी। किससे डिवाइड कर देते हैं, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 1 ग्राम तो सब्सटेंस का मास हो गया 1 ग्राम, सब्सटेंस जो लोगे उसका मास कितना हो गया 1 ग्राम, और किससे डिवाइड कर दोगे एन से। क्या बेटा आर बाई एन को के भी कहते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर बाई एन को बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। तो बताओ के कितना मिला 3/2 के बी टी। भैया के से के काट देना, हाँ के से के काट देना, कहानी खत्म हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो भैया अगर आपसे 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो बताना 3/2 kBT, अगर आपसे 1 मोल के लिए पूछे तो बताना 3/2 RT। 1 मोल के लिए कहे तो 3/2 RT और 1 मॉलिक्यूल के लिए कहे तो 3/2 kBT। आप चाहो तो ई के को हटा लो भाई, दिक्कत कर रहा हो तो ई के लिख लो, अगर काइनेटिक एनर्जी के कहीं लग रहा हो कट ना जाए ई के लिख लो और 3/2 kBT। क्या आपको याद आया बच्चा रेडिएशन टॉपिक, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैंने बताया था रेडिएशन में टेम्परेचर जितना हाई रेडिएशन उतना हाई होता है। तो यही तो बता रहा था मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही फॉर्मूला वहां पर आपने यूज किया था और ये भी कहा गया था कि इसका डेरिवेशन आपको केटीजी में मिलेगा। तो ये इसका डेरिवेशन। ये कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 1 मोल का है 3/2 RT, 1 मॉलिक्यूल का है तो 3/2 kBT। बात याद रहेगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अभी तो समझाया था एग्जांपल, एक जब उसको कंटेनर को 10 डिग्री सेल्सियस दोगे तो कम मोशन करेंगे मॉलिक्यूल्स, और 100 डिग्री सेल्सियस दोगे तो उतना तेज भागेंगे। यही तो समझा रहा था कि टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी ही बढ़ जाएगी। बात ठीक है, हाँ नोट कर लें। मीन फ्री पाथ। ठीक, देखो बेटा आपको एक बात पता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा सोचो आप कि अगर मैं थर्मल एनर्जी दूं तो थर्मल एनर्जी देने से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाना, मैं इस क्रिस्टल को अलग करता हूं। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर थे, एक मॉलिक्यूल्स ए है, फिर मान लेता हूं कि एक की पोजीशन बी है, और मान लेता हूं एक की पोजीशन सी है। मैंने 3 लेट कर लिए, 3 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्रिस्टल को मैंने अलग कर दिया, इसको माइक्रोस्कोपिक जूम कर दिया, एक तरह से कह सकते हो कि ऐसा है। अब जरा सोचो खुद आप
कि कंटेनर का वॉल्यूम v है, कंटेनर का वॉल्यूम v है, और 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स n। जैसे आपको याद होगा हम लोग जब चार्ज Q इक्वल Ne पढ़ते हैं, Q इक्वल Ne, तो जो बच्चा Q इक्वल Ne होता है वहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो। क्या कभी आपने ये सुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे निकाल रहे हो? तो पर मीटर क्यूब होता है, पर मीटर। 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैसे उसका ओरिजिनल नाम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका ओरिजिनल नाम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मैं मान लेता हूं कि जो मॉलिक्यूल लिया, लेट मॉलिक्यूल ऑफ डायामीटर d, कितना डायामीटर है d। तो मैंने कहा बताओ कि इस v कंटेनर के वॉल्यूम v से कितने इलेक्ट्रॉन या कितने मॉलिक्यूल्स पास हुए। क्या सुन रहा? कंटेनर का वॉल्यूम कितना v, तो इस v कंटेनर के मॉलिक्यूल्स में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स पास हुए। तो मॉलिक्यूल passes from container of volume v। कितने बेटा बोलोगे? NV बोलोगे? अरे भाई 1 मीटर क्यूब में 1 है, तो मान लो टोटल का n है, तो कितना नहीं बोलोगे? NV तो कहोगे, n इंटू v। ठीक है, क्या मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ बेटा l है और इसका एरिया कितना है a मान लेता हूं। लेंथ कितनी l और एरिया कितना a मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या मैं बच्चों n इस वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं वॉल्यूम को बच्चा a इंटू एल लिख दूं? वॉल्यूम को a इंटू, क्या बच्चों एरिया से याद आया n इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर डायामीटर d है तो हम क्या लिख दें? पाई d स्क्वायर। रेडियस की जगह डायामीटर दिया था तो हमने डायामीटर के टर्म्स में एरिया निकाल लिया, पाई d स्क्वायर इंटू l। तो बताओ कितने मॉलिक्यूल्स पास हो गए? n पाई d स्क्वायर इंटू l पास हो गए। ठीक है, तो बताओ मैंने कहा आपसे लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ कितना होना चाहिए? तो आपने कहा टोटल लेंथ अपॉन जितने भी मॉलिक्यूल्स पास हुए, मॉलिक्यूल पासेस, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहां से पास हुए। तो टोटल लेंथ कितनी बच्चा? l। कितने पास हुए? n पाई d स्क्वायर l, n पाई d स्क्वायर l। तो l से l, तो बताओ 1 अपान पाई n d स्क्वायर कितना बना बेटा? 1 अपान पाई n d स्क्वायर। इतनी बात ठीक है, लेकिन एक समस्या समझो। आप तो बुक में बहुत गहरी लाइन लिखी रहती है यहां पर कि दिस लैम्डा इज वेरी हाई, ये लैम्डा बहुत बड़ा निकलेगा, जबकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप देख नहीं सकते। मतलब आप नेक्ड आई से उनको देख नहीं सकते, जो कहा जाता है नॉर्मल आई से। तो कह रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका फिनोमिना आया लैम्डा, ये इतना होगा ही नहीं, ये बहुत हायर है, ये बहुत बड़ा है। तो हायर है तो कह रहा होना कितना चाहिए? तो बुक्स में एक एजम्पशंस दिया रहता है, क्या? लेट, मान लेते हैं लैम्डा इक्वल 1 अपान अंडर रूट 2, यहां क्या लगा दिया? अंडर रूट 2 पाई n d स्क्वायर। दिस इज लैम्डा इक्वल 1 अपान अंडर रूट 2 पाई n d स्क्वायर। जबकि आता कितना है? 1 अपान पाई n d स्क्वायर, लेकिन लेते कितना है? 1 अपान अंडर रूट 2 पाई n d स्क्वायर। क्या आपको पता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर इस डिस्टेंस को टाइम में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर से मेरी बात समझना, इस कंटेनर लिया, उस कंटेनर का वॉल्यूम v, तो हमने कहा बताओ कितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे? जितने इसके अंदर है सभी तो सब करेंगे। तो बताओ कितने से कोलिजन हुआ? n इंटू वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को भाई हम बदल देते हैं, हमने कहा एरिया इंटू लेंथ कर दो। एरिया कितना? पाई d स्क्वायर, उस मॉलिक्यूल का डायामीटर d है, पाई d स्क्वायर, और लेंथ कितनी? l। तो कोलिजन कितने इलेक्ट्रॉनों ने किया? कितने मॉलिक्यूल्स ने किया? n पाई d स्क्वायर इंटू l, n
पाई डी स्क्वायर इंटू, तो बताओ लेमडा कितना, तो मैंने कहा लेमडा निकालने के लिए टोटल लेंथ अपॉन जितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, तो फॉर्मूला बना 1 अपॉन पाई एन डी स्क्वायर। लेकिन समस्या ये है क्योंकि ये डिस्टेंस वेरी हाई बड़ी है, तो कह रहा है कि बड़ी है तो कितनी अप्रॉक्स होनी चाहिए, तो बुक्स में एजम्पशंस दे दिया जाता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन टी स्क्वायर, ये मिला हमको लेमडा। अभी भी एक समस्या है, अब समस्या क्या है उसको सुनिए बेटा। हमको एक बात पता है, जो एन है, एन छोटा एन, इसको कहते क्या है, मॉलिक्यूल्स डेंसिटी, मॉलिक्यूल डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहो तो क्या कहोगे, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो कहोगे। तो अगर 1 मीटर क्यूब में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा नंबर ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल की कहानी आपने बोहर मॉडल में सुनी होगी, नहीं सुनी है तो बता दूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वहां वैकेंट स्पेस हो जाता है, उस वैकेंट स्पेस को होल्स कहते हैं फिजिक्स में। क्या बोलते हैं, होल्स। इलेक्ट्रॉन जितने भी संख्या में हो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, और होल्स जितनी संख्या में हो उसको होल डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिखते कैसे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो मैंने कहा बताओ यहां कितने मॉलिक्यूल डेंसिटी है, तो मान लो बच्चा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम हो। 1 मीटर क्यूब में 100 मॉलिक्यूल, तो 100 मीटर क्यूब में, समझ जाओ बात, समझे कि नहीं। मैंने आपसे कहा 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल, आपने कहा छोटा एन कैपिटल एन के बराबर। मैंने कहा 100 मीटर क्यूब में कितने, तो ये 100 चला जाएगा यहां पर, जितना भी यहां हो इंटू 100, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा ठीक, क्या आपको पता है कि जो पीवी इक्वल होता है वो एनआरटी होता है, पीवी इक्वल जो होता है एनआरटी। और आपने एक चीज और प्रूफ की थी, इसको फॉर्मूले को लेकर आपने प्रूफ किया था, पीवी इक्वल एन केबीटी, क्या आपको याद है बच्चा, पीवी इक्वल एन केबीटी। बेटा वहां पर एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, मत कह देना मैंने लिखाया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल्स किस में होता है, एनआरटी वाले में, और जो एन केबीटी होता है उसको एन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये देखो लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन, यहां पर लिखा है छोटा एन। कंफ्यूज मत हो, आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए सिमिलरिटीज करने के लिए क्या लिख दो, कैपिटल एन, क्योंकि दोनों इक्वल लगने लगे। तो जरा बताओ, या इसको एन बना रहे जो बना है, तो बताओ पीवी इक्वल, यहां फॉर्मूला चेंज करें, एन अपॉन वी, तो एन, इसको एन बना रहे दो, के बी टी, तो बेटा एन बाई वी को क्या लिख सकते हो, एन बाई वी, एन यहीं पे है, वी इधर आ गया, तो बताओ क्या बना, पी अपॉन के बी टी, क्या सही है, एन यहीं पे है, वी इधर आ गया, तो पी इधर ही रहेगा, तो पी अपॉन के बी टी। बताओ एन अपॉन वी की जगह क्या लिख सकते हो, पी अपॉन के बी टी, और एन अपॉन वी को क्या कहते हो, छोटा एन, एन अपॉन वी को क्या कहते हो, क्या लिखा है, छोटा एन, छोटा एन। तो बताओ लेमडा इक्वल, लेमडा इक्वल 1 बाई अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, पाई एन को मैंने अलग कर दिया, एन की जगह कितना लिखूं मैं, ये किसके इक्वल है, एन के, तो पी अपॉन के बी टी, तो पी तो चला गया नीचे और के बी टी चला गया ऊपर। तो बताओ लेमडा इक्वल के बी टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ। तो कहेगा मीन फ्री पाथ, अब अभी रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना, मीन फ्री पाथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बचे तीन, एब्सोलूट टेम्परेचर बढ़ेगा मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, याद कर लो, एब्सोलूट टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं लिख दे रहा हूं, यहां दिख रहा है बेटा, थोड़ा यहां लिख दो, लेमडा प्रोपोर्शनल टी बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, लेमडा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी, प्रेशर घटेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, ठीक। लेमडा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर, मॉलिक्यूल्स का डायामीटर जितना बढ़ेगा मीन फ्री पाथ उतना छोटा होगा, बिल्कुल सही, छोटा सा मॉलिक्यूल्स है, डायामीटर बहुत छोटा, बहुत तेज भागेगा, बड़ा भागेगा कैसे,
वो कोलिजन कर ही नहीं पाएगा, पहले से उसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, कैसे कोलिजन करेगा? छोटा जितना छोटा होगा वो उतना ही फास्ट कोलिजन करेगा। बोलो बात ठीक है। तो मीन फ्री पाथ को कैसे पूछ सकता है कि इन विच फैक्टर ऑफ मीन फ्री पाथ डिपेंडेंट, बताइए किस किस फैक्टर पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है? तो बच्चा किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर और डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, डायामीटर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी छोटी होगी, डेंसिटी छोटी होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, ज्यादा भागेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है, 1/3 रो वी स्क्वायर, अभी तो प्रूफ किया। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, हमें डेंसिटी बढ़ानी नहीं, बढ़ाओगे तो कोलिजन कैसे कराओगे? तो डेंसिटी घटानी है, कम करनी है, तो प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा? कम। कितना प्रेशर कम उतना मीन फ्री पाथ ज्यादा। बोलो बात ठीक है? ठीक है, नोट कर। देखो बेटा, न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन फ्री पाथ का बेटा रेशियो पूछ रहा है, तो कुल मिला के λ1/λ2 पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। फिर कह रहा टू गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी, यही मैं समझा रहा था, इसको नंबर डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी कहते हैं। कितनी है बेटा? 5:3, 5:3। तो नंबर डेंसिटी को हम स्मॉल n कहते हैं, तो बेटा N1/N2 दे रहा है 5:3। लेकिन एक समस्या है, दोनों पर सेंटीमीटर क्यूब है और हमको चाहिए होता है मीटर क्यूब में, लेकिन आप बदलना नहीं। उसका रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कट जाता है, इसलिए ना, सिंगल हो तो बदल देना, सिंगल हो तो बदल देना। आगे सुनो बेटा, अब कह रहा है रेशियो ऑफ द डायामीटर्स, डायामीटर का बेटा रेशियो दे रहा है D1/D2। कितना बच्चा? 4:5, 4:5। तो आपसे पूछ रहा है कि λ1 λ2, फॉर्मूला बताओ। λ इक्वल kBT/√2 πN/d², यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही ना? नहीं, ये तो प्रेशर वाला है। d²P दूसरा वाला लगाओ, क्योंकि इसमें n नहीं होता है। तो λ इक्वल शुरुआत वाला 1/√2 πN/d², ये फॉर्मूला था पहला वाला। क्या यहां पर एक बात पता चल रही है? λ प्रोपोर्शनल 1/, जो जो चाहिए वही लेना, n और d, n और d, तो n और d²। ठीक बात? तो λ1/λ2 बेटा, तो 2 वाला नीचे रहेगा तो वो चला जाएगा ऊपर, तो N2D2² अपान N1। बताओ N2 कितना है? 3, D2 कितना है? 5, 5 25, N1 कितना है? 5, D1 कितना है? 4, 4 से 5 से 5, 5 3 जा 15, तो आंसर आया 15:16। क्या बेटा आंसर आया? 15:16। बोलो बात ठीक है? ठीक। अब एक सेकंड है, उसको भी बात कर लेते हैं, तब आप करिएगा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड में कह रहा है बच्चा कि फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस, n दे रहा है स्मॉल n 3 × 10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 × 10⁸, तो छोटा n दे रहा है कितना? 3 × 10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बेटा, देखो इसी को मैंने n/v लिखा था, कैसे देखो, ये है n, ये है v, पता चल गया? n/। ठीक। अब बताओ, अब कह रहा है मीन फ्री पाथ लैम्डा दे रहा है आपको कितना? 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दे रहा है 10⁻⁻2। और कैलकुलेट द डायामीटर आपसे पूछ रहा है बच्चा कि डायामीटर बताइए, डायामीटर आपसे d पूछ रहा है। ठीक। अब वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, चलिए कोई बात नहीं। क्या आप टेम्परेचर दे रहा है? क्या प्रेशर दे रहा है? तो क्या ये फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला लगाऊं? शिवांश ये फॉर्मूला लगाऊं, d² को ऊपर करूं, d² को ऊपर करूं, लैम्डा को नीचे कर दूं, तो बताओ d² इक्वल 1/√2 πN। बोलो बात ठीक? तो बोलो d² इक्वल 1/√2 की वैल्यू
पाई 3 n इंटू लैम्डा, दिमाग खर्चा करना, +6 10 की पावर +6 ऊपर गया अपान में 1 पॉइंट इंटू 6। अब समस्या देखो, समस्या यहाँ पर एक बहुत गंभीर रहती है, उस समस्या को कैसे दूर करें। स्क्वायर लगा है तो डी स्क्वायर इक्वल, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, 3 3 जा 9, मैं 0.14 भूल गया, थोड़ी देर ध्यान देना, 3 3 जा, और इसको मान लो 1.5, इसको मान लो 1. तो 15 9 जा 135, 15 9 जा, तो बोलो 10 की पावर -6 अपान 3 3 जा 9 और 9 इंटू 15 135 13.5। बोलो बात ठीक है। अब गौर करना, थोड़ा सा दिमाग खर्च करते रहना, चीज बहुत आसानी से आपको आएगी। मैं इसको डी लिखूं तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। क्या ये 10 की पावर -3 का स्क्वायर है? 10 की पावर -3 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात सही। बचा 13.5, 13.5। 13.5 में थोड़ा सा अप्रॉक्स चलो, 5 को छोड़ दो, 13, तो 13 किसका स्क्वायर है? 3 3 जा 9, 3 3 जा, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो मैं 16 से थोड़ा छोटा है तो मैं 3.7 3.8 लिख लूं, 3.7 या 3.8, तो चलो मैं 3.8। बोलो बात ठीक बेटा। इंटू कितना, पॉइंट हटाओ 0। बेटा क्या अभी जाएगा? नहीं जाएगा। अगर देखो यहां पर एक 0 होता तभी तो भाग जाएगा। तो D इक्वल 32 38 2 जा 76, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। बताओ डायामीटर कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -4 सेंटी। देखो कितना छोटा डायामीटर है, 10 की पावर -4, वो भी सेंटीमीटर में। बात समझे? देखो वैल्यू थोड़ा आगे और मिलेगी, मैंने थोड़ा छोटा किया इसको है। ओके, नोट कर लो। करा बेटा, द डेंसिटी ऑफ गैस एट नॉर्मल प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज। नॉर्मल प्रेशर कह रहा है बेटा, तो नॉर्मल प्रेशर सबको पता है एटमॉस्फेरिक होता है। कितना बचा? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्या करूं बच्चा? 0 + 273 गिव्स आउट 273 केल्विन। फिर कह रहा है डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। बेटा डेंसिटी होती है रो, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। वैसे एयर की इतनी फिक्स होती है, यही होती है एयर की। तो बेटा पूछ रहा है पहले पार्ट में आरएमएस स्पीड बताओ, और दूसरे पार्ट में, चल पहले पहला पार्ट आरएमएस स्पीड, वी आरएमएस। क्या आपको फॉर्मूला पता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है, 3p अपान रो। ठीक है, तो √3 बेटा p कितना 1.01 10 की पावर 5, बेटा रो कितना 1.2। तो बच्चा 3 का जब 1.01 से करोगे तो 3 आएगा। देखो अप्रॉक्स, देखो 3 आएगा, 10 की पावर 5 आएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 अपान 1 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। अच्छा सोचो, दिमाग लगाओ कि मैंने पॉइंट हटा के 0 तो बढ़ा लिया ऊपर, बेटा 30 बना। 5 का आधा 2.5 होता नहीं, चलता नहीं पावर्स में। 4 करो, इसको एक 10 और दे दो, 300। तो 10 की पावर 4 को बाहर लाओ, 10 की पावर 2, बेटा 300। क्या 300 को याद आया? 300 को 18 को 324 कहते हैं, 18 को 324 कहते हैं, और 17 को 279 कहते हैं, 17 को 279 कहते हैं, और 18 को 324 कहते हैं। तो अप्रॉक्स में इसको हटा रहा हूं मैं, क्या 17.5 लिख दूं? 17 अब बचा 12 किसका? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 का होगा नहीं। 3.4 3.2 करो, 3.2 32 का 1024 होता है, ये 1200 लिखा है, 1200, तो 3.2 नहीं होगा, 3.4 कर लेंगे कैलकुलेशन। इससे पॉइंट कट,
और ये VRMS हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चा इसमें कि द टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड 3 टाइम्स, वो टेम्परेचर बताओ जिसमें RMS स्पीड कितनी हो जाए 3 टाइम्स। तो इसका फाइनल आंसर 503 है, 503 मीटर पर सेकंड। आप लोग करके देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, पर बेटा वो टेम्परेचर बताओ जिसमें RMS स्पीड कितनी हो जाए 3 गुना। तो बेटा V1 को क्या मानोगे, V मानोगे, बेटा V2 को 3 गुना, तो T1 को ये लिखा है 270, क्या पूछा T2, मैंने रिलेशन क्या पढ़ाया, V1 अपान इक्वल अंडर रूट T1 अपान, तो V1 कितना V, V2 कितना 3V, V से V तो 1 अपान 3 इक्वल अंडर रूट T1 273 अपान, बेटा अंडर रूट हटाओ स्क्वायर करो तो 1 अपान 9 इक्वल 273 अपान T2, तो T2 इक्वल 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63 65, 9 2 जा 18 और 6 ये किसमें जो लिया वापस करो 2 4 5 7 माइनस कितना आया 1 सॉरी 4 8 1 2, कितने टेम्परेचर में 3 गुना होगी 2184 डिग्री सेल्सियस में स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। देखो अब कह रहा है कि एक फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम दे रहा है, कह रहा एक फ्लास्क जिसका वॉल्यूम है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, एक फ्लास्क जिसका वॉल्यूम 10 की पावर -3 मीटर क्यूब एंड कंटेन्स 3 इंटू 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल, 3 इंटू 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल, तो n मान लो 3 इंटू 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल का दे रहा है छोटा m कितना 5.3 इंटू 10 की पावर -16 kg एट टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, फिर वही बात कर रहा है टेम्परेचर सेम है, और RMS स्पीड कह रहा है 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन फ्लास्क, प्रेशर P पूछ रहा है। क्या याद आया, सबसे पहला टॉपिक प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या था बेटा, P इक्वल 1/3 mn V² अपान, ठीक है, क्या चाहिए P चाहिए, तो P इक्वल 1/3 बेटा m 5.3 इंटू 10 की पावर, ठीक है बेटा n 3 इंटू 10 की पावर 12, बेटा V² 400 400 400 और 400 अपॉन, बेटा वॉल्यूम कितना बच्चा, वॉल्यूम 10 की पावर -3, 10 की पावर, देखो 3 से 3 कट गया। ठीक है, देखो कैसे 12 ये है ना, 12 13 14 15 16, ठीक, बताओ कितना बचा 5.3 इंटू 16 इंटू, तो 5.3 इंटू और -3 ऊपर गया +3, 16 3 जा 48, कैरी चला गया 4 और 16 5 जा 80, 80 और 4 84 इंटू 10 की पावर 3, तो आंसर एक और शिफ्ट कर लो 8.48 इंटू 10 की पावर 4, कुछ छोटा तो नहीं है। ठीक बेटा, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना है 8.48, हाँ ठीक है, इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हर फॉर्मूले का बेटा अपना काम है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।